नमस्कार, मैं हूं शाइना एनसी। सफरनामा के इस खास कार्यक्रम में आज चर्चा के लिए मौजूद है श्री कपिल पाटिल जी, जो महाराष्ट्र के भिवंडी लोकसभा से सांसद हैं और वर्तमान में भारत के पंचायती राज के राज्य मंत्री भी हैं। कपिल पाटिल जी लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। आज मंत्री के तौर पे वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम जानेंगे उनसे। कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर और कहां से प्रेरणा मिली। आज हम जानेंगे कि एक सरपंच कैसे केंद्रीय मंत्री बनते हैं और इस सफर में क्या मेहनत करनी पड़ती है। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। स्वागत है आपका कपिल जी। नमस्कार। सबसे पहले आपको प्रेरणा कहाँ से मिला, क्योंकि एक सरपंच बनते हैं मंत्री, ये सफर जानने लायक है। प्रेरणा तो मुझे मेरे घर में ही मेरे पिताजी से मिली, क्योंकि मेरे पिताजी राजनीति में थे, वो कांग्रेस में काम करते थे। 15 साल कांग्रेस के भिवंडी के अध्यक्ष रह चुके थे जी। उन्होंने भी पंचायत का चुनाव लड़ा, पंचायत के मेंबर वो रहे हैं, लेकिन कभी सरपंच नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि ग्रुप ग्राम पंचायत होती है जी, 4-5 गांवों की जी। तो बाकी सारे गांव इकट्ठा होके हमारे गांव में कभी सरपंच बनने नहीं दिया उन लोगों ने। ओके। तो मैं जब राजनीति में आया, मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ, तो गांव में पंचायत का चुनाव एक 6-8 महीने में लगा। तो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग सब इकट्ठा आके गांव में पंचायत का चुनाव है तो वो अनअपोज होना चाहिए, ये सोच रखते थे। ऐसे मेरे पिताजी में राजनीति में लाया था आरसी पाटिल करके एक नेता, हमारे कजिन ब्रदर है। तो मेरे पिताजी ने उनको राजनीति में लाया था, उन्होंने मुझे राजनीति में लाया। उनकी सोच यही थी कि तुम्हारे पिताजी सरपंच नहीं बन पाए तो एक गांव के सरपंच तुमको होना ज़रूरी है। ये सोच से मैं राजनीति में आया और सरपंच बना। तो मेरे गांव में विकास के लिए तो कुछ काम हुआ नहीं था। गांव में कीचड़, बारिश में से कीचड़ में से जाना पड़ता था। तो पहले स्पीच में मैंने कहा था कि अगले 15 अगस्त के स्पीच में कि अगले 15 अगस्त तक आपके पैर को कीचड़ नहीं लगेगा, ये जिम्मेदारी मैं लूँगा। ये मैंने बोल तो दिया, लेकिन पंचायत का हमारा बजट था 6000 रुपये का। तो कैसे किया आपने? तो फिर पंचायत समिति से कुछ फंड वहाँ से लिया, कुछ एनजीओ हमारे इधर कास्ट प्लान करके एक एनजीओ था, उनसे फंड लेके 1,06,000 रुपया उस वक्त इकट्ठा करके गांव के रोड उस वक्त मैंने 3 से 4 महीने के अंदर, जैसे बारिश ख़त्म हुआ, वो डांबर के बना दिए थे। और वहाँ से शुरुआत हो गई। लोगों को भी लगने लगा कि ये कुछ करके दिखाने वाला दिखता है जी। तो मेरा सरपंच का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था, तो पंचायत समिति का, जिला परिषद का चुनाव आया। फिर उसमें मुझे पंचायत समिति का टिकट देके पंचायत समिति में मैं चुन के आया। 97 में मैं पंचायत समिति का सभापति बना। कुछ छोटा पीरियड मिला था मुझे, 7 महीने। फिर आप थे एनसीपी में, फिर आए भारतीय जनता पार्टी में। क्या आपको प्रेरणा मोदी जी ने दिया या फिर आपने देखा कि काम के साथ साथ कोई परिवर्तन भी लाना है भिवंडी में, इस वजह से? नहीं, ऐसा है कि मैं पंचायत समिति का सभापति बना, फिर जिला परिषद का उपाध्यक्ष बना, फिर जिला परिषद का कृषि सभापति बना, उसके बाद में जिला परिषद का अध्यक्ष बना, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना। उसके बाद हमारे विद्यमान उप मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनकी नज़र मेरे ऊपर आई और उनके वहाँ से मैसेज आया कि आप अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो आपको हम लोकसभा लड़ाएंगे। मुझे बताने में खुशी है कि सरपंच से लेके बैंक का चेयरमैन बनने तक बहुत संघर्ष करना पड़ा मुझे मिला हो, लेकिन पार्टी के अंदर संघर्ष तो होता है।
और ज़्यादा लोगों की इच्छा होती है वो पद पे बैठने की। ये तो राजनीति ही है। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे उसके बाद जब मैं बीजेपी में आया तब से लेके आज तक मुझे कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में अभी काम कर रहा है। जो काम करने वाला है उसके काम को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी में होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने योजनाएं भी ना सिर्फ स्थापित की है, देखा है कि ये योजना गरीब लोगों तक पहुंचे। कौन से ऐसे योजना हैं जहां आपको लगता है कि सही मायने में आपके क्षेत्र यानी कि भिवंडी में लोगों को फायदा हुआ है इससे? बल्कि भिवंडी में नहीं, सारे देश में फायदा हो रहा है इस योजना का। बताएं। अभी मैं मेरे मंत्रालय से शुरू करूंगा, पंचायती राज मंत्रालय से। अभी हमारे भारत देश की बात अगर हम लोग करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो जब से यहाँ पे आबादी है तब से लेके आज तक जो गांव बसे हुए हैं, जहाँ पे गांव में आबादी वाला क्षेत्र हिंदी में कहते, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इसको गांवठान कहा जाता है जी। एक गांवठान क्षेत्र जो होता है उसको कोई प्रॉपर्टी कार्ड नहीं होता है। जो सिटी में बसते हैं उनके हर एक घर का अपना प्रॉपर्टी कार्ड, अपने लैंड का प्रॉपर्टी कार्ड उनके पास होता है। गांव में क्या होता है, 7/12 होता है, सर्वे नंबर होता है खेत का। लेकिन झगड़े भी बहुत होते हैं, लिटिगेशन भी बहुत होता है। लेकिन ये जो आबादी वाला क्षेत्र है इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो आप मकान बनाते हो तो उसको अगर लीगली देखा जाए तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2020 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व करके एक योजना लॉन्च की। आज उसका इतना अच्छा असर ग्रामीण एरिया के लोगों के ऊपर हो रहा है, किसानों के ऊपर हो रहा है। तो वो कई ऐसे किस्से हैं। ये क्या है स्वामित्व योजना? ये हमारे मंत्रालय ने सर्वे किया, एमओयू किया सर्वे ऑफ इंडिया से। सर्वे ऑफ इंडिया हर एक स्टेट से एमओयू कर रहे हैं और फिर स्टेट और सर्वे ऑफ इंडिया मिलके ये दोनों हर एक गांव में ड्रोन से गांव का जो आबादी वाला क्षेत्र है उसका मैपिंग करते हैं। कुछ राज्यों ने तो पूरे स्टेट का स्कीम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम पूरे स्टेट का करेंगे, लेकिन कुछ स्टेट ने नहीं किया, वो खाली आबादी वाले क्षेत्र में करे। अभी आबादी वाले क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करके उसको प्रॉपर्टी कार्ड देने का काम ये हमारे मंत्रालय के माध्यम से सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से बहुत बड़ी बात है। इससे फायदा क्या मैं आपको बताता हूँ। हमारे परिवार को, मेरे भिवंडी का एक किसान है, उसको जब प्रॉपर्टी कार्ड मिला तो उसको 60 लाख रुपए प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर लोन मिला और वो 60 लाख से लोन लेके उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसे कई किस्से मध्य प्रदेश में भी उस दिन प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया था एक जूते का बिजनेस करने वाले हमारे भाई से। तो उसने कहा कि पहले मैं तो रास्ते पे बैठता था, ये प्रॉपर्टी कार्ड मिला तो मेरे को लोन मिला, बैंक से लोन मिला तो मैंने शॉप भाड़े से ले ली, अभी मेरा बिजनेस दुगना हो गया तो मेरा इनकम भी दुगना हो गया। ये ऐसा ग्रामीण लोगों के जीवन में इस योजना के माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे कई योजनाएं हैं जो मैं गिनाते बैठूंगा तो 1 घंटा लगेगा। ऐसी 70-80 योजनाएं हैं जो गांव के लिए काम करती है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री का जो करिश्मा है ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत में शायद पहली बार एक प्रधानमंत्री मिले हैं जो इतने मेहनती हैं, लेकिन देखते हैं कि योजना सिर्फ नाम के लिए नहीं लेकिन सही मायने में गरीबों को भी मिले और हर एक वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ट्राइबल्स हैं एक तरफ, महिला है दूसरे तरफ, युवा हैं तीसरे तरफ। आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतरीन 3 जो योजना है पूरे देश में तो कौन से हैं आज? ऐसा है, ये आपने कहा, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर लाइट फोकस करूँगा। ये प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं विश्व में फेमस हो गए। क्यों फेमस हो गए? उसकी वजह यह है कि आजकल ऐसा है कि एक में वो नेता है जिसको पूरी दुनिया सुनना चाहती है जी। तो ये उनकी आवाज़ नहीं है, ये भारत की आवाज़ है, भारत के विकास की आवाज़ है, इसलिए पूरी दुनिया सुनना चाहती है। क्यों सुनना चाहती है? तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था
कि आयुष्मान भारत योजना आएगी और उसमें 10 करोड़ फैमिलियों को, 80 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट इतना होगा। पैसा मिलेगा, 5 लाख तक उनको वो सिक्योर हो जाएंगे कुछ इलाज करने के लिए। ये तो अमेरिका ने भी शुरू किया था, वहाँ सक्सेस नहीं हुआ, और लेकिन हमारे यहाँ सक्सेस हमारे हुआ। आबादी भी ज्यादा है, हमारी उनसे कई 3-4 गुना ज्यादा आबादी हमारी, वो जी, 34 करोड़ है, हम तो अभी 140 करोड़ पे चले गए। जी। इतनी आबादी होने के बाद में भी हमारे यहाँ पे सक्सेस है। इसका कारण ये है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस जोर करते दे हैं। रहे जी। हैं, और टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि वो वही करते कि सैचुरेशन होना चाहिए, जी। तो वो इसलिए कि किसी को देना है किसी को नहीं देना है, ये तो बात ही नहीं यहाँ पे, ना धर्म की, ना जात की, ना पंथ की, ना गरीब की, ना रईस की, सबको, सबका साथ, सबका साथ, विकास, सबका विकास, बिल्कुल सबका प्रयास और सबका विश्वास। जी। ये जो फंडा मोदी जी का है। ये दूसरा, अभी कोरोना के काल में जो 80 करोड़ लोगों तक फ्री अनाज देने का जो मोदी जी ने किया, अभी 200 करोड़ लोगों को डोज देने का काम किया। ये ऐसी कई योजनाएं, अपनी उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना से ही जुड़ी हुई है। ये उज्ज्वला योजना आने से हमारे बहनों को जो बीमारी होती थी दुबे तो से, आपका मानना है कि आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और फसल बीमा योजना, क्या ये तीन बिल्कुल, मुख्य? किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से कितने किसानों को फायदा हुआ। मैं आपको बताता हूँ, जब 2014 में हम एमपी बन के आए तो किसी साथी ने सवाल पूछा था पार्लियामेंट में। उसने पूछा था कि पिछले सरकार ने जो किसानों का ऋण माफ कर दिया, वो कितना ऋण माफ कर दिया। हमें तो सुनने में आता था कि 72,000 करोड़ रुपया माफ हुआ, लेकिन वो जवाब में आया था कि 40,000 समथिंग कुछ ऐसा माफ हुआ था। लेकिन 40,000 करोड़ माफ करने के बाद उसको इतना फोकस में लाने का कोशिश हो रहा था, लेकिन अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से अब तक 2,19,000 करोड़ किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा प्रधानमंत्री जी के हाथों से गया है। जी। इसकी चर्चा उन्होंने करनी चाहिए, वो नहीं करते। और जब तक ये योजना चलेगी तब तक किसानों के खाते में पैसा जाते रहेगा। जी। तो ये ऐसी जो योजना है, ये अपने आप में एक उस किसान को समर्थ करने में बहुत बड़ा योगदान देने वाली योजना है। जी। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुनेंगे कि कपिल पाटिल जी, जो एक राज्य मंत्री हैं पंचायती राज के, वो क्या सोचते हैं नए पार्लियामेंट के बारे में, क्या सोचते हैं G20 के बारे में, और क्या सोचते हैं भारत के भविष्य के बारे में। आप देखते रहिए सफरनामा। कपिल पाटिल जी, आप अभी संसद में एक मंत्री के रूप में, क्या आपको लगता है कि आपका कोई योगदान हुआ है या कोई भाषण जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, एक स्टीरियोटिपिकल नोशन है एक नेता को लेके कि हमें राजनीति में नहीं आना है, ये जगह सही नहीं। क्या आप प्रेरणा दे सकते हैं आपके उदाहरणों से? नहीं, मैं देखो, मेरे उदाहरण से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि राजनीति कितनी साफ सुथरी होती है, ये 9 साल में देश ने नहीं, विश्व ने देखा है। जो आपने सही कहा, लेकिन सिर्फ 9 साल में। हाँ, 9 साल में कहा मैंने। इसके पहले विकास के माध्यम से मोदी जी ने हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व में उनके नेतृत्व के लिए नहीं, भारत के लिए जो विश्वास निर्माण किया है, वो अभी अच्छी राजनीति के ओर युवाओं को, अच्छे लोगों को आकर्षित करने लगा है। पंचायती राज की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बहुत सारे सरपंच में अभी भी जो महिला उपस्थित हैं वो खुद नहीं चलाते हैं, उनके परिवार के पुरुष चलाते हैं। क्या कर रहे हैं आप ताकि महिला सक्षम हो पंचायती राज में? नहीं, अभी कहीं कहीं पे ऐसा होगा, लेकिन मैं बड़े गर्व से कहूँगा जी कि जब भी हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम लोग हर साल यहाँ पे आइकॉनिक वीक सेलिब्रेट करते हैं विज्ञान भवन में,
हमारी बहनें जो सरपंच हैं यहाँ पे आके निडर होके इतने आत्मविश्वास से स्पीच देते हैं, और उन्होंने जो गांव में काम किया है वो आत्मविश्वासता के परिपूर्ण से वो अपना काम वहाँ पे प्रेजेंटेशन के माध्यम से जब रखती है तो गर्व महसूस होता है कि हमारे एक बहन है जो सरपंच है, वो अपना काम विज्ञान भवन के डायस पे आकर अपने पूरे देश के सरपंचों को दिखाने का काम करती है, प्रेरणा देने का काम करती है। कहीं कहीं पे होता होगा, मैं उसमें मना नहीं करूँगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे बदल रहा है, बदलेगा। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप जैसे सरपंच से बने मंत्री, बहुत सारे महिला सरपंच भी बनेंगे मंत्री, और आते हुए दिन में मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को भी एक बहुत बड़ा मौका मिला है। कौन से ऐसे बदलाव हैं जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे? इस देश में अभी जो माहौल बन रहा है, आप देख रही हो, कोई बोलता है संविधान खतरे में है, कोई बोलता है देश खतरे में है। ये जो चल रहा है, ये आपको लगता है कि इस देश का अगर संविधान खतरे में रहता तो कोई ये बात बोल पाते? बिल्कुल नहीं। ये बोल रहे, इसका मतलब सब देश सुरक्षित है, लोकशाही है, सुरक्षित है। लेकिन जो संविधान खतरे में है बोलने वाले लोगों ने कभी ये बात सोची क्या? हमारे देश में 2 संविधान हैं, हमारे देश में 2 प्रधान हैं, हमारे देश में एक अलग ही कश्मीर का फंडा चल रहा है। उसको एक साथ जोड़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह ने किया जी। ये अगर संविधान खतरे में होता तो देश को एक कोई करता क्या? इनको डर है कि इस तरह से देश में काम हो रहा है कि अगर इसी तरह से काम होते रहेगा तो ये उत्तराधिकारी के रूप में चलने वाली पार्टियां हैं। इनको डर लगता है कि हमारे उत्तराधिकारी का क्या होगा, इसलिए देश को, मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश करते। लेकिन ये षड्यंत्र है, आप अगर कॉमन आदमी को बात करेंगे, राजनीति को छोड़ दो। हाँ। अगर किसी बीजेपी वाले से पूछेंगे मोदी जी का काम कैसा है, भारत सरकार का काम कैसा है, वो तो तारीफ ही करेगा। लेकिन कॉमन आदमी से जब आप पूछेंगे तो कॉमन आदमी भी बोलता है कि मोदी जी जैसा नेता नहीं है। और इसका कई बार मुझे अनुभव आया है, कोई फ्लाइट में बगल में बैठता है, पूछ लेता है आप क्या राजनेता है, क्या करते, जब पता चलता है। आपने राजनीति की बात की तो स्वाभाविक है कि अगला सवाल महाराष्ट्र के ऊपर होगा। हाल ही में हमने देखा है कि इतना हलचल, क्या ये एक इलेक्टोरल रिफॉर्म है या आपको लगता है कि इसमें सही में 2024 में भी फायदा होगा? नहीं, ये निश्चित तौर पर जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़ के काम करने के लिए तैयारी की है उनका ही कहना है, और हम भी ऐसे सोचते हैं कि मोदी जी का जो देश के विकास का फंडा है उसके ऊपर सारे आकर्षित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे जी। और ये जो 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, वो काम से हमारे ही महाराष्ट्र में लोग प्रभावित ऐसे नहीं है। मैं तेलंगाना में गया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तेलंगाना में कांग्रेस के एमपी, मैं उनके क्षेत्र में किसी गांव में विजिट के लिए गया, गांव का नाम अभी याद नहीं मुझे। तो वहाँ से जाते जाते मैंने उनको कहा चलो मेरे साथ बैठो गाड़ी में, वो बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के डायस पर मैंने कहा फोरम में, ये देखो भैया आप जो बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, ये बंद करो, ये जनता को हजम नहीं हो रहा है। मोदी जी काम में कोई उनसे गलती हो सकती है, लेकिन वो भ्रष्टाचार और चोर ये काम आप अगर मोदी जी के लिए वापरोगे तो हमारा नुकसान होगा। ये कौन बोल रहा है? किसी अन्य पार्टी का एमपी। यस, हम बोलेंगे तो समझ सकते हैं कि हमारे नेता हैं जिनके वजह से हम हैं, लेकिन कॉमन पब्लिक तो बोलती है, लेकिन अपोजिशन के लोग भी बोलते हैं। तो ये जो तो मन ही मन में सबको पता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ भारत को एक ऐसा नेता मिला है जहां सही मायने में काम होता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल।
कपिल पाटिल जी, आपको एक सवाल पूछेंगे G20 के बारे में, क्योंकि पूरे देश में एक वातावरण बना है और ये शायद पहली बार, क्योंकि भारत ने जो सोच कल्पना के साथ G20 को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये समिट यहाँ दिल्ली में होगा। आपका क्या है विशेष मत इसके ऊपर कि कैसे ये एक परंपरा बन सकती है? देखो, ऐसा है, पूरे विश्व में भारत को, पर्टिकुलरली मोदी जी को G20 का नेतृत्व करने का सम्मान मिल रहा है जी। और हम भी सौभाग्यशाली है कि हमारे मुंबई में एक समिट हुआ, पर्यावरण के ऊपर था, तो मुझे वहाँ पे अध्यक्षता करने का मौका मिला, तो मैंने भी वहाँ पे स्पीच दिया था। बड़ा गौरव महसूस होता है कि इतने सारे देशों के डेलीगेट्स आए हैं और उनके सामने हमें बात करने का मौका मिलता है। अभी हमारा भारत, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, ये सारे विश्व को दिखाने का ये बहुत बड़ा हमारे पास एक मौका है। और निश्चित तौर पर दुनिया अभी भारत की तरफ देख रही है, बदलने वाले भारत की तरफ देख रही है। अभी मैं जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि आने वाले कुछ सालों में भारत देश हमारा विकसित देश कहलाने लगेगा। इस तरह से काम हमारे यहाँ पे हो रहा है। हम तो चाइना के ऊपर लगभग 70-80% डिपेंड थे। कल भी मैंने मेरे स्पीच में कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा काम हुआ है कि भारत आत्मनिर्भर तो बन ही रहा है, लेकिन हम इतने सशक्त बनेंगे आने वाले दिनों में कि कई विश्व के देश हमारे ऊपर निर्भर होंगे। मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से गुलामी की निशानियां खत्म होने की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है जी। तो एक ये भी है कि ये पार्लियामेंट हमारे देश के लिए एक मुकुट है, ऐसा मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। जो वीडियो मोदी जी ने ट्वीट किया था और सारे देश के लोगों को आह्वान किया था कि अपनी आवाज़ में इसको आप जो बोलना चाहिए वो अपनी आवाज़ में वीडियो बना के इसको शेयर करो। कितने लोगों ने शेयर किया, अपनी अपनी भावना लोगों ने व्यक्त कर दी। एक बड़ी गौरवशाली बात है कि हमारे देश में हमारे स्वतंत्र भारत का पार्लियामेंट बनता है और उसमें अपोजिशन वाले लोग आते नहीं है, उसकी भी राजनीति करते हैं। ये सोच जो है, ये सोच कहीं ना कहीं उनको अभी तक ऐसा लगता है कि हमें गुलामी में रहना चाहिए, ऐसी शायद सोच हो सकती है उनकी। गए वो दिन। अभी मोदी जी के नेतृत्व में ये सब नहीं चलने वाला है जी। कपिल पाटिल जी, जब आप राजनीति में सक्रिय नहीं, आपके क्षेत्र भिवंडी में सक्रिय नहीं, आपके हॉबीज, आपके जो लाइकिंग्स हैं वो क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि सफरनामा में एक क्षेत्र है जो जानना चाहते हैं कि नेता के पीछे कौन है। ऐसा है, ये सारे चीज़ों में जब मैं नहीं रहता, मुझे तो एक मूवी देखना पसंद है जी। मैं देखता हूँ मूवी, लेकिन मुझे अकेले में मूवी देखना ज़्यादा पसंद आता है। अच्छा। और कभी कभी ऐसा मेरे कॉलेज के फ्रेंड है, उनको लेके फिर मैं थिएटर में चला जाता हूँ मूवी देखने जी। और दूसरा, मेरे घर में मेरे सारे पोते हैं, पोतियाँ है, वो 10 लोग हैं मेरे घर में, छोटे बच्चे। अरे वाह। उनके साथ एकदम घुल मिल के, एकदम मतलब कितने भी प्रेशर में आदमी रहे, टेंशन में आए, उनसे जब मैं मिलता हूँ तो सारा टेंशन फ्री हो जाता है जी। और ये जो बच्चे हैं, कभी कभी अगर टाइम रहेगा जी तो बड़ी जिद करते हैं मेरे से कि मेरे घर में स्विमिंग पूल है। हाँ। तो जिद करते हैं, चलो हम आज स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। फिर मैं अगर बोलूँगा उनको कि हम लोग शाम को 5 बजे जाएंगे, फिर उनकी जिद ऐसी रहती है कि बाबा ऐसा समझ लो 5 अभी बजे, अभी के अभी चलो। इस तरह की जिद करते हैं और बड़ा अच्छा माहौल बनता है। जाते जाते कपिल पाटिल जी, आप हमारे सफरनामा के दर्शकों को क्या प्रेरणा का संदेश देना चाहते हैं, और उन युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन झिझकते हैं, और बहुत सारे लोग जो देखते हैं प्रोग्राम सोचते हैं कि हमें इनके जैसे बनना है या नहीं बनना है, आपका क्या संदेश है? मैं आपके इस सफरनामा के माध्यम से देश के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि फिर से एक बार 2024 में नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रह के उनको फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने के लिए
उनको योगदान देना चाहिए। क्योंकि मैं अभी हमेशा जब से ये बिहार में सारे अपोजिशन पार्टी के लोगों ने मीटिंग करी थी, तब से मैं एक शेर जैसा ही है ऐसे बोलता हूँ कि खिड़की खोल कर देखने दो मुझे, मेरे देश की नई तस्वीर बन रही है। पहले तो सरकारें गठबंधन से बनती थी, अब विपक्ष गठबंधन से बन रहा है। बहुत अच्छा। तो ये गठबंधन से विपक्ष इसलिए बन रहा है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे उत्तराधिकारी का क्या होगा, वो सिक्योर करने के लिए बन रहे हैं। इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, देश से लेना देना मोदी जी को है। इसलिए मोदी जी ने मध्य प्रदेश में ये स्पीच में कहा कि अगर आपको आपके बेटे का भविष्य तय करना है तो आप बीजेपी के साथ जुट जाइए, बीजेपी को वोट करिए। और अगर उन्होंने सारा काम, मैं रिपीट नहीं करूंगा, सारे देश ने सुना है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 9 साल में मोदी जी ने जो विकास का काम किया, मोदी जी के नाम पे नहीं, उन्होंने जो विकास किया है, विकास के माध्यम से देश में नहीं विश्व में हमने हमारे भारत का जो सम्मान बढ़ाया, छवि जो बढ़ी है, वो सम्मान आज तक ऐसा नहीं कि सम्मान किसी ने डाउन कर दिया था, लेकिन जो सम्मान अभी बढ़ा है। अब विदेश में हम लोग जाते हैं, भारत से आए, हिंदुस्तान से आए, तो एक अलग नज़र से हमको लोग देखने लगे। बिल्कुल। तो ये जो हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, उसको और ऊंचाई पे अगर ले जाना है तो 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रह के उनको भारी वोटों से जिताना है, भारी सांसद उनके पीछे खड़े करके जिताना है। और युवाओं को मैं कहूँगा कि राजनीति एक करियर के तौर पे भी देखनी चाहिए, क्योंकि जिसको भी सेवा करने का मन करता है उसको ऐसा लगता है कि राजनीति में मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मोदी जी से प्रेरणा जो लेगा वो निश्चित तौर पर राजनीति में भी आके सेवा का काम कर सकता है। इसलिए अभी का जो युवा है वो युवा राजनीति में बेझिझक आ सकता है, क्योंकि मोदी जी की प्रेरणा है। और जिस तरह का माहौल 9 साल में हमारे देश में राजनीति के माध्यम से बना है, वो निश्चित तौर पर किसी को भी प्रेरित कर सकता है। तो आपकी जो सोच है, देश सर्वप्रथम, पार्टी उसके बाद और निजी व्यक्ति सबसे नीचे, बिल्कुल यही लक्ष्य लेके आपको धन्यवाद देते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहें। थैंक यू। तो ये थे कपिल पाटिल जी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और हमारे दूरदर्शन के दर्शकों के लिए संदेश दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही सांसद को मिलेंगे अगले हफ्ते और जानेंगे उनके सफ़र के बारे में। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हूँ शाइना एनसी, दूरदर्शन के लिए।